तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था वेरिएबल के बारे में। ठीक है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में समझा था। अब यार वेरिएबल फोर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल फोर टाइप्स के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और एक होते हैं रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, चार तरह के वेरिएबल होते हैं, लेकिन अभी मैं इन वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं इन वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जब मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं वेरिएबल्स के टाइप्स बताऊंगा तो वहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, और वो एग्जांपल्स जब मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा तब मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि वेरिएबल फोर टाइप्स के होते हैं, और इनके बारे में हम लोग फंक्शन के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है वो होता है कांस्टेंट का। ठीक है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल की एक जनरल डेफिनेशन है एन एंटिटी दैट चेंजेस। ठीक है, तो वो एंटिटी जो चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। अब कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन है कांस्टेंट की, ये आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो एंटिटी जो चेंज नहीं होती है, कोई भी एंटिटी जो चेंज नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि यार वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट के टाइप्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर कांस्टेंट के टाइप्स के बारे में बात करें, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स के हाई लेवल पे दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, हाई लेवल पे जो कांस्टेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, अब प्राइमरी कांस्टेंट में तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक होता है ओके एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, एक होता है रियल कांस्टेंट और एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइमरी कांस्टेंट में तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट में बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एरे, ठीक है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में हम लोग आगे वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कांस्टेंट के जो भी टाइप्स हैं उनको हम लोगों को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, उनको हम लोगों को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सेकेंडरी कांस्टेंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग अपना सारा फोकस देंगे किस पे? प्राइमरी कांस्टेंट पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया प्राइमरी कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? अब वो नंबर, ठीक है, वो नंबर जिसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कि वो सारे नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो नंबर जिसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे 10, 20, -50। ठीक है, इसमें कोई भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं? इंटीजर कांस्टेंट हैं। ठीक है, रियल कांस्टेंट वो नंबर जिसमें डेसिमल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि 10.5। ठीक है, इसमें यहाँ पे 0.5 है तो ये एक रियल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 20.0 तो ये भी एक तरह का रियल कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ -50.6 तो यहाँ भी डेसिमल प्रेजेंट है, ये भी एक तरह का रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी सिंगल अल्फाबेट, ठीक है, कोई भी सिंगल अल्फाबेट और डिजिट और
स्पेशल सिंबल, ठीक है, कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक स्पेशल सिंबल, अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स के बीच में रख दें तो वो हो जाता है एक कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कैपिटल ए, यहाँ पे देखो कैपिटल ए एक अल्फाबेट है, ठीक है, इसको मैंने सिंगल कोट्स में रख दिया तो ये हो गया एक कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। स्मॉल ए, ठीक है, इसी तरह 0, 1, ठीक है, और कोई भी स्पेशल सिंबल, लेटर से मैंने यहाँ पे एक स्टार ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने इन्वर्टेड एक कोट्स में रख दिया, सिंगल कोट्स में रख दिया तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मैं एक कोट्स के बीच में अगर मैं एक स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ तो ये भी एक तरह का कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, जो नंबर, वो नंबर जिनमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है वो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वो नंबर जिसमें डेसिमल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, कोई भी एक, देखो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक डिजिट या फिर कोई भी एक स्पेशल सिंबल, अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स के बीच में रख दें तो ये हो जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ, लेटर से मैंने यहाँ पे लिखा 50, ठीक है, तो 50 क्या है, 50 एक तरह का इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हमने 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है, वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, किसी भी नंबर के आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में उसका कोई भी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हम लोग 4 लिखें या फिर हम लोग 0 4 लिखें तो फिर मैथमेटिक्स में ये दोनों चीज़ें सेम मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ये काम करते हैं, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यही चीज़ मैंने लिख दिया 0 5 0, ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में ये दोनों सेम रहता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में दोनों सेम रहता है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ये दोनों अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, ये बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, और ये बिलोंग करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये मैं आगे आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि आप लोग किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो लगा देते हो, ठीक है, किसी भी नंबर के आगे अगर आप लोग जीरो एज अ प्रीफिक्स लगा देते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है एक ऑक्टल नंबर, ठीक है, वो हो जाता है एक ऑक्टल नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग किसी भी नंबर के आगे जीरो और एक एक्स लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर आपको 50 लिखना है, ठीक है, अगर आप लोगों को 50 लिखना है तो आप लोग 50 ही लिखोगे, अगर आप लोगों को 40 लिखना है तो आप लोग 40 ही लिखोगे। आप लोगों को 0 4 0 या फिर 0 5 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट गाइस, ऑल राइट, क्लियर, ओके। तो कांस्टेंट के टाइप्स के बारे में हमने समझ लिया कि कांस्टेंट हाई लेवल पे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन होती है एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, तो वो एंटिटी जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग में ऐसी और कौन सी एंटिटी होती है जो चेंज नहीं होती है। अब अगर हम लोग मेमोरी की बात करें, ठीक है, मेमोरी की बात करें, ठीक है, ये है हमारा रैम, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, मेमोरी में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, इन कंटेनर्स का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, ठीक है। अब अगर मैं किसी कंटेनर को कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैंने इस कंटेनर को एक नाम दे दिया एक्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर मैं किसी मेमोरी लोकेशन को कोई एक नाम दे देता हूं तो वो हो जाता है एक वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे 10 प्रेजेंट था लेटेस्ट से, फिर बाद में यहाँ पे 15 प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर किसी तरह हम लोग इस कंटेनर के, ठीक है, ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है,
अगर किसी तरह हम लोग इस कंटेनर के चेंज होने की प्रॉपर्टी को रोक लें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी इस कंटेनर में वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब अगर हम लोग किसी तरह इस कंटेनर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि यहाँ पे जो वैल्यू असाइन हो गई वही वैल्यू हमेशा रहेगी, यहाँ पे वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग किसी कंटेनर को कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं, किसी वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, और फिर हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज अगर करना है तो एक वैल्यू दे सकते हैं, और फिर लास्ट में एक सेमी कॉलन, ठीक है। ये होता है स्टेटमेंट वेरिएबल को बनाने का, ठीक है, वेरिएबल को बनाने का और उसको इनिशलाइज करने का। अब अगर इसी के पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, अगर इसी के पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ जिसका मतलब कांस्टेंट होता है, तो ये जो वेरिएबल हम बनाएंगे ये हो जाएगा एक कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी x क्या है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर इसके पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक कीवर्ड कॉन्स्ट, ठीक है, तो अब x क्या हो जाएगा, अब x एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अब x की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। अब x की वैल्यू 10 से कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होगा, चलो इसको कोडिंग से कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कोडिंग से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लेटर से मैंने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेटर से मैंने x में असाइन कर दिया 10, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इस कोड में मैंने चेंज किया तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा जीसीसी, सबसे पहले मैं कंपाइल करूँगा जीसीसी, उसके बाद फाइल का नेम, मेरे फाइल का नेम है 1.c, हिट एंटर, ठीक है। अब ये कंपाइल हो गया, ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन के लिए ./a.exe, ठीक है, एंटर, तो यहाँ पे देखो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेटस से मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, लेटस से मैं यहाँ पे बोल दिया कि नहीं x में 10 नहीं 20% होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड में चेंज किया, तो मैं इसको सेव कर लूँगा, फिर से कंपाइल करूँगा। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एरर क्या आया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो x है, ठीक है, जो x वेरिएबल है जहाँ पे 10 स्टोर किया गया है, ठीक है, जो x वेरिएबल है जहाँ पे 10 स्टोर किया गया है ये रीड ओनली है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन इस वेरिएबल में, इस कंटेनर में कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाता है एक कंटेनर कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं तो जैसे ही हम लोग उसको बनाएंगे हम लोगों को उसी टाइम उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इनिशलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, ठीक है, जैसे ही हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है, जैसे ही हम लोग उस कांस्टेंट वेरिएबल को बनाएंगे हमको उसी टाइम उसको इनिशलाइज करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको इनिशलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसको दोबारा इनिशलाइज कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, लेटस से मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया, ठीक है, मैंने बोला कि मैं इसको यहाँ पे इनिशलाइज नहीं करूंगा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इनिशलाइज करूंगा, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इनिशलाइज करूंगा। अब क्या होगा, अब मैंने कोड में चेंज किया, इसको सेव करके पहले फटाफट से कंपाइल कर लेते हैं जीसीसी 1.c, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही एरर आ गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं तो जैसे ही हम लोग बनाएंगे हमको उसी टाइम उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, ये बात आप लोगों को एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि
वहाँ पे मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स को मैंने बना लिया लेकिन एक्स में मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी आप लोगों को इस लाइन का मतलब नहीं पता है, ठीक है, ये परसेंट डी क्या होता है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आई आई होप आप लोगों को सारी बातें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर प्लीज जूम, ओके, ठीक है। अ, अभी तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? ऑल राइट, ऑल राइट, सारी चीज़ें क्लियर है, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे तो हमको उसी टाइम उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो आजकल इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप लोगों से भी पूछी जाए, ठीक है। एक होता है इम्म्यूटेबल, ठीक है, IMMUTABLE, इम्म्यूटेबल, और एक होता है म्यूटेबल, ठीक है। ये आजकल इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये इम्म्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। तो इम्म्यूटेबल मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वी कांट चेंज, ठीक है। और म्यूटेबल मतलब होता है कि जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन चेंज, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये टर्म आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, आजकल हर जगह ये टर्म यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इम्यूटेबल मतलब वी कांट चेंज, म्यूटेबल मतलब वी कैन चेंज, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कांस्टेंट वेरिएबल की बात करता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल इम्म्यूटेबल होता है, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्म्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ वेरिएबल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ वेरिएबल की बात करता हूं तो ये क्या है? ये एक म्यूटेबल चीज है, ठीक है। वेरिएबल म्यूटेबल होता है, यानी कि हम लोग वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? वेरिएबल के पास प्रॉपर्टी होती है म्यूटेबिलिटी की, ठीक है। तो समझ में आ गया इम्यूटेबल और म्यूटेबल। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिटरल्स पे, ठीक है। लिटरल्स वैसे कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी रॉ वैल्यूज, ठीक है, रॉ वैल्यू या हम लोग कह सकते हैं जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, रॉ वैल्यू और डेटा, ठीक है, जो भी हम लोग स्टोर करते हैं, चाहे वो वेरिएबल में, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर करते हो, ठीक है, तो कोई भी रॉ वैल्यू और डेटा वो होता है एक लिटरल, ठीक है। वैसे कांस्टेंट और लिटरल, ठीक है, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, लिटरल्स और कांस्टेंट, ठीक है। किसी किसी स्टैंडर्ड बुक्स में भी दोनों बोला जाता है कि दोनों सेम है, और किसी किसी बुक में ऐसे बता देता है कि यार ये अलग है ये अलग है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरल्स यानी कि आप लोग बोल सकते हो सीधा सीधा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया वेरिएबल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कीवर्ड्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कीवर्ड्स। ऑलराइट, तो कीवर्ड्स को समझते हैं। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। सेट ऑफ कीवर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी कुछ एक स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है, वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ एक स्पेशल मीनिंग होती है, उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। अब ये स्पेशल मीनिंग का क्या मतलब होता है? स्पेशल मीनिंग का मतलब होता है कि हम लोग उन वर्ड्स को कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डू, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू, तो डू को हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डू को हम लोग एक स्पेसिफिक जगह पे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो
ये होता है वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का ही दूसरा नाम होता है रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, इसी को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। अब कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो कंपाइलर को पहले से पता होती है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग सी प्रोग्राम कोई लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं और वहां पे अगर कोई कीवर्ड आ जाता है, ठीक है, तो कंपाइलर जैसे ही उस लाइन को देखता है कंपाइल करने के लिए, कंपाइल करना यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो कंपाइलर को उस वर्ड का मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि उसका क्या काम है, ठीक है। तो कंपाइलर को इसका मतलब पहले से पता होता है। और सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे ये सारी लिस्ट दी हुई है 32 कीवर्ड्स की। अब यार आप लोगों को इन कीवर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग यूज़ करोगे वैसे वैसे ये सारे कीवर्ड्स आप लोगों को अपने आप याद होते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इन कीवर्ड्स को, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे यूज़ करोगे, हाँ, एक नज़र आप लोग डाल लेना इन कीवर्ड्स पे, क्योंकि कीवर्ड्स को आप लोग आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आगे बताऊंगा आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली अपने आप सबको याद हो जाते हैं यूज़ करते करते, ठीक है। अब जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है ऑटो, ठीक है, AUTO, ठीक है, तो AUTO, ठीक है, ये सारे स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ AUTO, ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल कर दिया मैंने, तो ये और ये दोनों अलग है, ठीक है। ये कीवर्ड है लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो कीवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे इस टेबल में लिखा हुआ है वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटो इज अ कीवर्ड, ऑटो कीवर्ड है लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है, ऑटो विद कैपिटल ए इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है आइडेंटिटी वर्ड से, ठीक है, आइडेंटिटी से। अब अगर जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग अपना नेम बताओगे, ठीक है। आप लोगों की आइडेंटिटी आपका नाम है, ठीक है। तो वैसे सी प्रोग्रामिंग में भी किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में भी किसी भी चीज का नाम, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, नेम गिवन्स टू वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, एटसेट्रा, किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो x क्या है? x एक वेरिएबल है, ठीक है, x एक वेरिएबल है लेकिन x एक आइडेंटिफायर भी है क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो x एक आइडेंटिफायर भी है, ठीक है। अब जो आइडेंटिफायर होते हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये x और ये x दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसका मेमोरी में दूसरा लोकेशन होगा, इसका मेमोरी में दूसरा लोकेशन होगा, ठीक है। तो के आइडेंटिफायर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऑटो क्या था? AUTO, ऑटो, ऑटो क्या था? ऑटो एक कीवर्ड था लेकिन कैपिटल AUTO ये कोई कीवर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा, कॉन्स्ट हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इंट ऑटो, ठीक है। ऑटो क्या है? ऑटो एक कीवर्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटो की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, वैसे तो ये कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो ये ऑटो क्या है? ये ऑटो एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करूंगा तो देखो यहाँ पे ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे एरर दे देगा मुझे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं ए को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, ए को अगर मैं कैपिटल कर देता हूँ और फिर से अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे भी मुझे नेम को चेंज करना है, ऑलराइट, ठीक है। चलो अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल, अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रन हो गया, ठीक है। तो ओके, ठीक है।
जस्ट मिनट। ठीक है, तो ऑटो, ऑटो इज इक्वल टू 5, ये ऑटो एक कीवर्ड है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, कैपिटल ए अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये एक कीवर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर इज अ जनरल वर्ड गिवन टू एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में? सर कांस्टेंट वाला दोबारा बता दो। ओके, ठीक है, ऑल राइट। ये चीज़ें तो क्लियर होंगी ना, ये चीज़ें क्लियर होंगी। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी तीन तरह के होते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। ठीक है, अब इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी नंबर जहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है इंटीजर कांस्टेंट, जैसे कि 10, 20, -50। ठीक है, रियल कांस्टेंट और ये कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो क्लियर है। आई होप तुमको डाउट होगा कांस्टेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है। अब वेरिएबल वैसे होता क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर, ठीक है, एक मेमोरी का कंटेनर, अगर हम लोग उसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, और वहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग पहले x इज इक्वल टू मैंने 10 किया, अब अगर बाद में मैं x इज इक्वल टू 15 कर देता हूँ तो ये वैल्यू 10 से 15 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस कंटेनर में पहले 10 प्रेजेंट था, अब 15 प्रेजेंट है। ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर हम लोग किसी तरह इस कंटेनर की वैल्यू को चेंज होने से रोक दें, ठीक है, अगर हम लोग किसी तरह इस कंटेनर की वैल्यू को चेंज होने से रोक दें तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट। ठीक है, अब एक वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें सिंपली एक कॉन्स्ट कीवर्ड इसके आगे लिख देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हम लोग एक्स में सबसे पहले 10 पुट कर देंगे। ठीक है, x में हम लोग 10 इंसर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद अगर हम लोग x में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, लेट से उसके बाद मैंने बोला x की वैल्यू 20 होनी चाहिए, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, तो ये क्लियर है तुमको प्रशांत? इज इट क्लियर? ऑल राइट, डेटा टाइप। देखो, डेटा टाइप के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, वैसे अभी क्योंकि डेटा टाइप एक बड़ा टॉपिक है, उसको मुझे कायदे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा टाइप अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि इसीलिए अभी मैं कोई भी जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो इंटीजर का ले रहा हूँ। ठीक है, डेटा टाइप में यानी कि डेटा का टाइप। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना उसका टाइप क्या है। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे एक इंटीजर, ये 10 क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट को। ठीक है, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इंट लिखा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत तरह के डेटा डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग बस इतना जानो कि जहाँ भी इंटीजर वाली चीज़ें होंगी तो इंटीजर का डेटा इंट, INT होता है। ठीक है, एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए? हम लोगों ने पढ़ लिया वेरिएबल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया कांस्टेंट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया कीवर्ड के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ लिया आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है, ये चार टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो डेटा टाइप ही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डेटा टाइप ही है। लेकिन डेटा टाइप को समझने से पहले हमें मेमोरी के बारे में समझना होगा। ठीक है, हमें मेमोरी के बारे में समझना होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक बार मेमोरी के बारे में समझ लेंगे ना तो डेटा टाइप हम लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये मेमोरी के बारे में समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आप लोगों को इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, देखो इंटरव्यू में क्या है कि अभी आप लोग फ्रेशर होगे तो आप लोगों से बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो आप लोगों से एडवांस क्वेश्चन पूछे ना पूछे, आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बेस जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही आप लोगों को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप से पहले हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी, ठीक है,
अब हाई लेवल पे मेमोरी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हम लोग कह सकते हैं USB ड्राइव, जिसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन हम लोग फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को जो फोकस करना है वो करना है रैम पे, ठीक है। हम लोगों को जो भी अपना मेन फोकस करना है वो करना है रैम पे। रैम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम लोग बहुत सारा डेटा मेमोरी में स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो वो सारा डेटा इन जनरल रैम में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं देखो डायग्राम बनाता हूँ तो मैं हमेशा रैम को यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब भी मैं डायग्राम बनाता हूँ देखो मैं हमेशा रैम को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन जनरल ज़्यादातर डेटा जो होता है वो रैम में जाकर के स्टोर हो जाता है, इसलिए हम लोगों को रैम के बारे में समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब जो रैम होता है, ठीक है, रैम क्या होता है? रैम एक मेमोरी होता है। मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। अब जो रैम होता है, रैम की जो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, रैम की जो बेसिक यूनिट, ठीक है, रैम की जो बेसिक यूनिट होती है जो डेटा को स्टोर करता है वो होता है बिट, ठीक है। यानी कि जो रैम होता है ये बहुत सारे बिट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, बहुत सारे बिट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, बहुत सारे बिट से मिलकर के ये पूरा रैम बना होता है, ठीक है। अब बिट स्टोर क्या करता है? बिट स्टोर करता है ज़ीरो या फिर वन, ठीक है। या तो ये एक ज़ीरो स्टोर करेगा और या फिर ये एक वन को स्टोर करेगा, ठीक है। तो रैम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है बिट, और बिट या तो एक ज़ीरो स्टोर करेगा या तो एक वन को स्टोर करेगा, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 बिट होता है 1 बाइट के बराबर, ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को पता है। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, ठीक है, जैसे कि KB, ठीक है, MB, GB। अब इसमें कितने बिट्स होते हैं, इसकी स्टोरेज पावर क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है 2 to the power 10, ठीक है। M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है 2 to the power 20। G का मतलब होता है 2 to the power 30, ठीक है। यानी कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 2 to the power 10 बाइट्स, ठीक है। 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? 2 to the power 20 बाइट्स, ठीक है। 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? 2 to the power 30 बाइट्स, ठीक है। अब एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। तो यानी कि कितने बिट हो जाएंगे? 1 KB में कितने बिट हो जाएंगे? 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स, ठीक है। इसी तरह 1 MB में 2 to the power 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स, और GB में 2 to the power 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स, ठीक है। तो ये हो गया KB, MB और GB के बारे में, ठीक है। अब मेमोरी में जब भी हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी यानी कि रैम, ठीक है। जब भी मैं मेमोरी बोलूँगा तो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट रैम ही समझना है, ठीक है। तो मेमोरी में जब भी हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है, लेट अस से मुझे 10 स्टोर कराना है, ठीक है, लेट अस से मुझे 50 स्टोर कराना है, लेट अस से मुझे एक अल्फ़ाबेट A स्टोर कराना है, ठीक है, या फिर लेट अस से मुझे एक पूरा स्ट्रिंग स्टोर कराना है, ठीक है, दिस इज़ अ क्लास, ठीक है, लेट अस से मुझे पूरा स्ट्रिंग स्टोर कराना है, ठीक है। इन जनरल अगर मुझे मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, अगर मुझे मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर कराना है तो वो डेटा मेमोरी में हमेशा ज़ीरो और वन के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। वो डेटा हमेशा ज़ीरो और वन के फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है। यानी कि
ये जो 10 है, ठीक है, ये भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। ये जो 50 है ये भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। ये जो a है ये भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ तक कि ये जो सेंटेंस है ये भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब यार सवाल ये आता है कि हम लोग डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। इसके पहले यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है सबको? हाउ आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। हाउ आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स तो केस सेंसिटिव होते हैं ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है मोनिका, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है। जैसे अगर आप इंट x इज इक्वल टू 10 करते हो, ठीक है, और फिर लेटर से आप इंट कैपिटल x इज इक्वल टू 10 करते हो, ठीक है, तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। ये जो केस सेंसिटिव वाला है, ये जो केस सेंसिटिव वाली चीज़ है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिन्होंने कंपाइलर बनाया, ठीक है, तो उन्होंने कंपाइलर को बनाते टाइम ही इस चीज को डिफाइन कर दिया कि जो भी आइडेंटिफायर होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल नेम होंगे वो केस केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। जो भी फंक्शन नेम होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो इन जनरल जो भी आइडेंटिफायर होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। तो जिन्होंने कंपाइलर बनाया ये उन्होंने ही डिफाइन किया है ये रूल को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? एनी डाउट? ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। तो कोई भी डेटा जो भी हम लोग मेमोरी में स्टोर कराते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब ये डेटा 0 और 1 में कन्वर्ट कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक डेटा है 10, ठीक है। अब इसको मुझे मेमोरी में स्टोर कराना है, तो इसको यानी कि इसको 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर कराना होगा, ठीक है। अब ये कन्वर्जन वाला काम ये इंटरनली होता है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनली कैसे होता है ये हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी पोजीशंस को बनाना होगा, ठीक है। बहुत सारी पोजीशंस को हम लोग बनाएंगे। ओके, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे 8 पोजीशंस बना ली, ठीक है। अब ये पोजीशंस फिक्स नहीं है, आप लोग 8 को 10 भी कर सकते हो, 8 को 4 भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो राइट मोस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, जो राइट मोस्ट पोजीशन होती है वो डिनोट करती है 2 टू द पावर 0 को, ठीक है। राइट मोस्ट जो पोजीशन होती है वो डिनोट करती है 2 टू द पावर 0 को। उसके बगल वाली 2 टू द पावर 1, उसके बगल वाली 2 टू द पावर 2, उसके बगल वाली 2 टू द पावर 3, इसी तरह ये 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, ठीक है। अब अगर यहाँ पे और भी अगर मैं पोजीशंस बना लूँ तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2 टू द पावर 1 हो 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 2 टू द पावर 0 होता है 1, ठीक है। 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2, ये 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। हम लोग को राइट मोड से शुरू करना है, ठीक है, राइट मोस्ट। अब हमें कन्वर्ट करना है 10 को, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है 10 को 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि इनमें से जो भी पोजीशंस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8 16 32, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स में से, ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सारे नंबर्स में से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको अगर हम लोग सम करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को ऑब्जर्व करें तो 8 और 2 को, ठीक है, 8 और 2 को अगर हम लोग सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, हमें राइट टू लेफ्ट, ठीक है, हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है और हमें पोजीशंस को फिल करना है, ठीक है। अब पोजीशन में क्या फिल करेंगे? पोजीशन में या तो हम लोग 0 फिल करेंगे या हम लोग 1 फिल करेंगे, ठीक है। किसी भी पोजीशन में या हम लोग 0 फिल करेंगे और या तो किसी पोजीशन में हम लोग 1 को फिल करेंगे। 0 मतलब वी आर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, ठीक है, वी आर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, और 1 मतलब वी आर इंक्लूडिंग दैट नंबर, ठीक है। अब यानी कि
हमें 8 और 2 की ज़रूरत है, ठीक है। 10 के लिए हमें 8 और 2 की ज़रूरत है, ठीक है। 1 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। एक्सक्लूड कर रहे हैं, 1 को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग 0 लिखेंगे। 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया। 4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे 0 लिख दिया। 8 को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो सम है, ठीक है, यहाँ तक आते आते 8 तक आते आते वो सम 2 + 8 10, ये 10 हमें मिल गया, ठीक है। अब यानी कि इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक्सक्लूड होंगे, एक्सक्लूड होंगे यानी कि सब जीरो होंगे, ठीक है। ये सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इस जीरो को लिख भी सकते हैं और इस जीरो को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करें 10 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, यानी कि 10 के 0 और 1 के फॉर्म की, तो 10 को हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। 10 कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसी तरह लेटस से अगर लेटस से मुझे 14 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लेटस से मुझे एक नंबर है 14, मुझे 14 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं वही काम करूंगा, मुझे देखना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं सम करूंगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 8, 4 और 2, अगर मैं इन तीनों नंबर को सम कर दूंगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें वही काम करना है, फिर से हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। जो नंबर हम लोग एक्सक्लूड करेंगे वहां पे 0 लिख देंगे, जो नंबर हम लोग इंक्लूड करेंगे वहां पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे 1 लिख दिया। इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे 1 लिख दिया। इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तक आते आते 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके आगे के सारे नंबर 0 रहेंगे तो हम लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, ठीक है। 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है किसी को? एनीवन? एनी डाउट? ऑल राइट, साइलेंस यानी कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, ऑल राइट, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब फटाफट से कुछ सिंपल नंबर्स को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेटस से मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस हैं, ठीक है। मैं 5 पोजीशंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन है 1 की, ये पोजीशन है 2 की, 4, 8 और 16, ठीक है। अब हमें लेटस से कन्वर्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। लेटस से मुझे ये सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 0 के लिए फिर से वही काम करेंगे, इनमें से जो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। अब इनमें से जो भी नंबर्स हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब 0 के लिए हमें किसी नंबर को सम करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 0, ठीक है। हम लोग किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 के लिए 1 के लिए हमें सिर्फ इस नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा। 2 के लिए 2 के लिए हमें सिर्फ इस नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा 0, इसकी ज़रूरत है तो ये हो जाएगा 1, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0, ठीक है। इसी तरह 3 के लिए हमको इन दोनों नंबर्स की ज़रूरत है, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इसकी ज़रूरत है 1, इसकी ज़रूरत है 1, ठीक है। तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 के लिए हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0 0। 5 के लिए 5 के लिए हमें इसकी और इसकी ज़रूरत है, ठीक है। 2 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है यानी कि 1, इसकी ज़रूरत नहीं है ये 0, इसकी ज़रूरत है यानी कि 1 1 0 1, ठीक है। 6 के लिए हमें 4 और 2 की ज़रूरत है यानी कि 0, इसके लिए हो जाएगा 0, फिर 2 के लिए 1, फिर 4 के लिए 1, ठीक है। 1 1 0, ठीक है।
इसी तरह 7 के लिए, ठीक है, 7 के लिए किस किस नंबर की ज़रूरत है? 4 की, 2 की और 1 की, ठीक है। ओके, ओके, या 4 की, 2 की और 1 की, ठीक है। तीनों नंबर की ज़रूरत है, तो तीनों में हम लोग 1 फिल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। 8 के लिए 8 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है। 9 के लिए हमें चाहिए 8 और 8 चाहिए, और क्या चाहिए? और 1 चाहिए, ठीक है। 8 + 1 9, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0। ओके, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, ये एक शॉर्टकट अप्रोच है कि आप लोग कैसे किसी नंबर को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे किसी नंबर को आप लोग 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? आई होप यार चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे हम लोग किसी नंबर को 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। एनी डाउट? किसी को कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। नो? ओके सर, हम यहाँ कैरेक्टर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल प्रशांत, देखो हम लोग कोई भी डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा जो भी हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। आगे आज की क्लास में नहीं, मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आगे क्यों बताऊंगा, आज क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि उसके लिए आप लोगों को एस की वैल्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को एस की वैल्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एस की वैल्यू मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ए को कैसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? ऑल राइट, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन मैं करता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस में लिखता हूँ, ठीक है। लेट अस से मेरे पास सिर्फ एक बिट है, ठीक है। लेट अस से मेरे पास सिर्फ एक बिट है, 1 बिट, ठीक है। लेट अस से मेरे पास सिर्फ एक बिट है। अब एक बिट में क्या स्टोर हम लोग करा सकते हैं? एक बिट में या तो हम लोग एक ज़ीरो स्टोर कराएंगे, या फिर हम लोग एक 1 को स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब ज़ीरो किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है? ज़ीरो, ज़ीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ठीक है। 1 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है? 1, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ एक बिट है, ठीक है, तो एक बिट की हेल्प से, ठीक है, 1 बिट की हेल्प से हम लोग टू नंबर्स को, ठीक है, 1 बिट की हेल्प से हम लोग टू नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 एंड 1, ठीक है। अगर हमारे पास 1 बिट है तो हम लोग दो नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को और 1 को, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1, ठीक है। लेट अस से हमारे पास दो बिट्स हैं, ठीक है। लेट अस से मेरे पास यहाँ पे दो बिट्स हैं, ठीक है, 2 बिट, ठीक है। अब इन दोनों बिट में हम लोग क्या स्टोर करा सकते हैं? हम लोग 0 0 स्टोर करा सकते हैं, 0 1 स्टोर करा सकते हैं, 1 0 स्टोर करा सकते हैं, 1 1 स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं अगर हमारे पास दो बिट होते हैं, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है जीरो का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दोनों जीरो है, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे हम लोग ये वाला नंबर इंक्लूड कर रहे हैं। अब राइट मोस्ट पोजीशन कौन सी होती है? 2 टू द पावर 0 की, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, ठीक है, तो ये हो गया 1। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? आप लोग पहले देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, ठीक है, तो यानी कि 2 के लिए 1 0, ये हो गया 2, और 3 के लिए 1 1, ये हो गया 3, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो बिट्स होंगे तो दो बिट्स की हेल्प से हम लोग 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं? 0 2 3, ठीक है। इसी तरह लेट अस से मेरे पास 3 बिट्स हैं, ठीक है। लेट अस से मेरे पास 3 बिट्स हैं, ठीक है, 3 बिट्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, अब इस टेबल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इस टेबल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये है 0, यहाँ पे कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, सॉरी नहीं सही है, ओके 6, और ये है 7। ठीक है, 0 से 7। ठीक है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो हम लोग, कहाँ गया, हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो 3 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने 3 को बोल दिया 0 1 1। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट वाले सारे 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो 3 बिट्स की हेल्प से हम लोग कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 बिट्स की हेल्प से हम लोग 8 नंबर, ठीक है, 0 से 7 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो नंबर्स हैं 0 to 7। ठीक है, 0 to 7। अब इन जनरल, ठीक है, लेट अस से मेरे पास अगर n बिट्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास n बिट्स हैं, ठीक है, लेट अस से मेरे पास n बिट्स हैं। अब देखो, यहाँ पे 1 बिट की हेल्प से हम लोग, लेट अस से यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बिट है, यहाँ पे 2 बिट है, n की वैल्यू है 2। ठीक है, 1 बिट की हेल्प से हम लोग कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? 2 to the power 1 को। ठीक है, और नंबर्स कौन कौन से होंगे? 0 to 2 to the power 1 - 1, यानी कि 0 to 2 - 1 यानी कि 0 to 1। ठीक है, इसी तरह अगर n = 2 मैंने बोला, ठीक है, तो भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, कितने नंबर्स यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 to 2 to the power 2 - 1, और टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर्स हो जाएंगे 2 2, यानी कि 2 to the power 2। ठीक है, इसी तरह 3 के लिए टोटल नंबर्स हैं 8। ठीक है, n = यहाँ पे क्या हो जाएगा? n = हो जाएगा 3, यानी कि टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 to the power 3। कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे? 0 to 2 to the power 3 - 1। ठीक है, इसी तरह लेटर से अगर इन जनरल मेरे पास n बिट्स हैं, ठीक है, तो n बिट्स की हेल्प से हम लोग कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 to the power n नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? वो नंबर हो जाएंगे 0 to 2 to the power n - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग n = 1 रखोगे, ठीक है, तो आप लोग इसको वेरीफाई करा सकते हो, इस केस को। ठीक है, n = 2 रखोगे तो आप लोग इसको वेरीफाई करा सकते हो, n = 3 रखोगे तो आप लोग इस केस को वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग n = 1, n = 2 और n = 3 एक बार रख के आप लोग वेरीफाई करा लेना। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा? इस फार्मूला को मैं यूज़ करूँगा जब मैं आप लोगों को डेटा टाइप पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डेटा टाइप पढ़ाऊँगा। अब इस फार्मूला को मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी संडे को। ठीक है, अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो, ऑल राइट। देखो, एक बार क्या करना, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, एक बार आप लोग इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से देखना। ठीक है, एक बार फिर से देखना, आप लोगों के दिमाग में एकदम चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को एकदम दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, और कहीं भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यार यहीं पे क्लोज